जनरल बाजवा के बहुत खास बंदे थे। शहबाज शरीफ साहब, आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि शहबाज शरीफ साहब गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जीएचक्यू जाते रहे, यानी जीएचक्यू जाके अपनी डील करते रहे। वो शहबाज शरीफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूँ साजिद वान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीठ में सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कैसे छुरा घूंपा। सदर साहब अभी कैसे जो है ना वो ये कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के सामने, इमरान खान साहब के सामने अपने नंबर गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या उसका ये फ़ायदा तहरीक इंसाफ को होगा या नहीं? कैसे छुरा घोंपा गया, कैसे सदर साहब दोनों तरफ पिच के खेलते रहे, और इस पे तो आपको इसी ब्लॉग में बताऊंगा। दूसरी तरफ स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान साहब जो है ना वो इलेक्ट हुए हैं। अब ये शख्स कौन है? क्या मुस्लिम लीग नून के पास कोई और ऐसा बंदा नहीं था जिससे जो है ना जो इस ओहदे के लिए कारआमद होता? क्या वजूहत हैं कि मलक अहमद खान ही जो है ना वो ये स्पीकर पंजाब असम्बली इलेक्ट किया गया या सिलेक्ट किया गया? तमाम डिटेल्स आज इस व्लॉग में रखता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल और टिकटॉक को फॉलो कर दें, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी जो भी अपडेट्स हैं वो आपको बआसानी मिलती रहें। आपका एक सब्सक्राइबर, आपका एक लाइक हमारी आवाज़ मज़ीद मजबूत करेगा, मज़ीद दूर तक जाएगी। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं मलक अहमद खान साहब की। सदर साहब पे तो मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो स्पीकर इलेक्ट हुए हैं पंजाब असम्बली के। अब ये मौसम जो है ना वो इनको बेसिकली सिलेक्ट क्यों किया गया, इनको क्यों स्पीकर का ओहदा दिया गया, और इसके साथ इनका क्या रोल रहा है माजी में। नाज़रीन किराम, ये जनरल बाजवा के बहुत खास बंदे थे। शहबाज शरीफ साहब, आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि शहबाज शरीफ साहब गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जीएचक्यू जाते रहे, यानी जीएचक्यू जाके अपनी डील करते रहे। वो शहबाज शरीफ साहब जिस गाड़ी में जाते थे वो मलक अहमद खान साहब की गाड़ी होती थी। ये स्पीकर साहब जो इलेक्ट हुए हैं, इनको जो है ना वो ये इसीलिए ये ओहदा दिया गया, एक ब्रिज का जो है ना वो ब्रिज बनेंगे बिटवीन रावलपिंडी एंड लाहौर, या आप कह सकते हैं मरियम साहिबा और जो है ना वो पिंडी के बीच में अगर कोई इस तरह की के इख्तलाफात या कभी कुछ इस तरह का कोई सीन आता है तो ये एक ब्रिज का किरदार अदा करेंगे बीच में। ये वही शख्स हैं जो शहबाज शरीफ साहब और जनरल बाजवा साहब के बीच में अंडरस्टैंडिंग करवाना, मुलाकात करवाना, डील करवाना। फिर दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट का जो रवैया है इमरान खान साहब या पीटीआई के मतलब, वो सॉफ्ट होता जा रहा है, दिख रहा है। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस जो है ना वो तय हो रही हैं। अगले कुछ ही दिनों में वो जो खबरें हम सुन रहे हैं या खबरें आ रही हैं इंशाल्लाह आपके सामने मैं रखूंगा। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक बात यह है कि क्या पाकिस्तान, आप खुद सोच लें कि पाकिस्तान में आइन और कानून पे अमल दरामद करके पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। हमेशा ही हम एस्टेब्लिशमेंट या फौज का किरदार सियासत में, मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से हमें पहले बताया जाता रहा कि ऐसा है ऐसा है। हमने हमेशा यही कहा कि आइन और कानून या मुल्क जो ना वो आइन पे चलता है उसी पे चलने दिया जाए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार बिल्कुल भी ठीक नहीं। उसकी वजह यह है कि आपके मुल्क की सबसे बड़ी जमात इस वक्त जो है ना दीवार के साथ लगी हुई है। 78% यानी ऑलमोस्ट 80% लोग जो है ना वो पीटीआई के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी अवाम, और वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होते जा रहे हैं, जो कि इंतहाई गलत है। ये इंतहाई खतरनाक है। अवाम और फौज के बीच में गैप पैदा करना किसी मुल्क के लिए वो कुछ अच्छा साइन नहीं होता। अवाम और फौज अगर एक पेज पे होंगे तो उस मुल्क के साथ, उस
कंट्री के साथ जो ना आप ये समझ लें कि कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता, और ना ही वो उसको कभी कोई जो ना वो उसे किसी किसी तरफ से कोई खतरा होता है। लेकिन जब भी जो दुश्मन ताकतें हैं वो देखती हैं कि अवाम और फौज आमने सामने आ गई है, तो फिर वो जो अपना किरदार अदा करती है। हमें भी चाहिए, अब हमें अपनी फौज अफवाज पाकिस्तान और उसके साथ मिल के चलना चाहिए, और अफवाज पाकिस्तान को भी चाहिए कि सियासत से अपने हाथ खींच ले। आप तमाम फौज को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं अपने हर व्लॉग में यही कहा कि हम हमारे जो फौजी भाई हैं जो बॉर्डर पर लड़े, जो खड़े हैं, जो रात दिन हमारे लिए खड़े हैं, हम सबको ब्लेम नहीं कर सकते। हम कुछ लोगों को कर सकते हैं जो आइन और कानून के खिलाफ जाते हैं, या आइन को तोड़ते हैं, या फिर साजिशें करते हैं। अब दूसरी तरफ मैं बात कर लूँ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की। ये मौसफ जो ना वो इनके दौरे, जब ये इनका दौर चल रहा था, जब पीटीआई बहुत सख्त मुश्किल में थी, 9 मई का वाक़या पेश आया। उसके बाद जब कानून पास करवाए गए, सदर साहब 5 दिन के लिए यानी वो हज पे चले गए। उन्हें पता था कि मैं अगर जाऊंगा तो पीछे जो ना वो एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा एक बैठा हुआ है, उसने जो ना वो साइन कर देने, कानून पास हो जाएगा। उसके बाद जो ना वो सदर साहब उसके बावजूद गए और वो साइन करवाया। ये सदर साहब के इल्म में था कि मैं जाऊंगा तो पीछे से ये साइन हो जाना है, ये बिल पास हो जाना है, और उनकी जमात इस मुश्किल में आ जानी है। लेकिन सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ उलवी साहब को ये इतना ख्याल नहीं आया कि मैं जिस जमात ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मुझे उसके साथ फेयर चलना चाहिए। लेकिन सदर साहब फेयर नहीं चले। दूसरी तरफ डॉक्टर आरिफ उलवी साहब जब इलेक्शन की डेट देनी थी, तो उनका काम बनता था कि वो इलेक्शन की तारीख देते, इलेक्शन की डेट देते। लेकिन सदर साहब ने इलेक्शन की डेट नहीं दी, और उल्टा ये इलेक्शन कमिश्नर को लिख दिया ख़त कि आप ये डेट आप तजवीज़ कर दें। ये उनको तजवीज़ दे दी, यानी ये नहीं किया कि इलेक्शन की डेट दे दें। अगर ये इलेक्शन की डेट दे देते तो भी कुछ बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो जाती, अगर इलेक्शन टाइम पे ना होते फिर भी। लेकिन सदर साहब ने वहाँ पे भी डंडी मारी। सदर साहब की पार्टी तो मुश्किलात का शिकार थी। सदर साहब मज़े में बैठे हुए थे, मज़े कर रहे थे, लेकिन उन्हें जो ना इस चीज़ का ख्याल नहीं आया कि अवाम इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने डेट नहीं दी, और इलेक्शन कमिश्नर पिछड़ा। फिर ये जब ये मामला अदालत में आया तो अदालत ने भी ये कहा, उसके रिमार्क्स थे। अभी भी चीफ जस्टिस काजी फायज साहब ने कहा कि ना सदर डेट दे रहे थे, ना इलेक्शन कमिश्नर डेट दे रहा था, तो इसलिए मैंने बढ़ के जो ना इलेक्शन का ऑर्डर किया और इलेक्शन की डेट दी। यानी ये काम सदर मुमलिकत को करना था, जो उन्होंने नहीं किया। अब सदर साहब पंजाब कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुला रहे। अब इस इजलास ना बुलाने का मकसद यही है कि तहरीक इंसाफ के सामने जो ना अपने आप को सही साबित करना। उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला तहरीक इंसाफ को। अगर 29 तारीख तक सदर साहब इजलास नहीं बुलाते तो ऑटोमेटिक जो ना वो स्पीकर कॉल कर सकता है, आइन और कानून में लिखा है। तो सदर साहब असम्बली लेके बैठने का भी कोई मकसद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, जिसका तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो उनको चाहिए तो 29 को तो वैसे भी जो ना वो स्पीकर ने इजलास बुला लेना है, तो क्या रह जाएगा। तो सदर साहब क्या साबित करना चाह रहे हैं अपने आप को, तहरीक इंसाफ का बहुत करीबी। जिस मुश्किल वक्त में इमरान खान और पीटीआई गुजरी है, मुझे नहीं लगता कि सदर साहब ने वो वक्त देखा होगा। वो तो मज़े में सदर में मज़े कर रहे थे। दूसरी तरफ अली मीन गंडापुर साहब पूरे जोबन में, उन्होंने पंजाब असम्बली हो सकता है बुध के दिन जो ना वो इजलास बुलाया जाए, और जो ना वो इजलास बुला के उसमें जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और जो ना वो ये सारी चीज़ें की जाएँ। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, आप एक खैबर पख्तूनख्वा का एक नया चेहरा देखेंगे नाज़रीन कराम। आप खबरें ये आ रही हैं कि अली मीन गंडापुर फुल जो है ना वो, इसलिए वो उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना किसी किस्म का, और कोशिश यही की जा रही है कि अली मीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ना लगवाया जाए। बहुत सारी चीज़ें जो है ना अभी भी उसमें रुकावट बन सकती हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की, वो तकरीबन जो है ना वो इन चोर लुटेरे डाकुओं के साथ खिलाफ हो चुका है। देखते हैं अली मीन गंडापुर क्या फैसला करते हैं, कैसे चलाते हैं सूबे को।
और इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिन बड़े अहम है। इंशाल्लाह और भी बहुत सारी खबरें अगले व्लॉग में आपसे रखता हूँ। तब तक मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।